हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नए वीडियो के साथ, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स जिन्हें करने के बाद आपके एग्ज़ाम्स में जो स्कोर हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल टिक होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, एनालाइज करेंगे और अपने आप को प्रिपेयर करेंगे ताकि हमारा कोई भी ऐसा सवाल इस चैप्टर से ऐसा ना जाए जो गलत हो जाए, है ना। तो अगर अगर आप भी पीजीडी इकोनॉमिक्स या कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जहां पर कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्लासेस अवेलेबल हों ऑन यूट्यूब, वो भी यूनिट वाइज, तो आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं। ये प्लेटफॉर्म केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो पीजीडी कॉमर्स या इकोनॉमिक्स में अपना स्कोप ढूंढ रहे हैं या गवर्नमेंट टीचर बनने की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि हम ही एकमात्र ऐसा चैनल है जो हर कॉन्सेप्ट क्लासेस को यूट्यूब पर अपलोड किए हुए हैं ताकि हर बच्चे को उसका बेनिफिट और एडवांटेज मिल सके। तो अगर आपके सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज, तो ये वीडियो केवल और केवल आप ही के लिए है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना आज का और इकोनॉमिक्स का आखिरी वीडियो। उसके बाद जो जर्नी शुरू होगी वो हमारी होगी एमसीक्यूज़ की। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अब हम केवल और केवल क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि एमसीक्यूज़ के लिए आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ क्या करना होगा, शेयर करना होगा ताकि ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकें। तो फटाफट से जुड़ जाइए और जोड़ दीजिए सभी लोगों को जो भी किसी भी लेवल पर या किसी भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का टीचिंग एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहा है पीजीटी कॉमर्स सब्जेक्ट के या इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाम से ही पता चल रहा है ना, नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है कि आपके पास कितना पैसा आया, कितना पैसा आया आगत और कितना पैसा गया, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। तो इसी प्रकार से हर देश के अंदर कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, है ना, किस दौरान, फिस्कल ईयर के दौरान, उसी को क्या कहा जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। और इसे हम एक्सचेंज करते हैं किससे, फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी से। माने जो विदेशी मुद्रा है उसका जो परिवर्तन है, उसका जो एक्सचेंज है वो किसके साथ किया जाता है, किसके साथ किया जाता है उसको, जो हमारी डोमेस्टिक माने घरेलू मुद्रा है, माने जैसे डॉलर टू रुपीस, है ना, इस तरीके से। अब इसमें दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। अब इन दोनों में जो आइटम्स हैं वो अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे करंट अकाउंट है, अगर मैं करंट अकाउंट की बात करूं तो जो करंट अकाउंट होता है उसमें लिखा जाता है ट्रेड। क्या रिकॉर्ड किया जाता है उसमें, ट्रेड की चीज़ के बीच में, गुड्स और सर्विस के बीच में जो व्यापार हो रहा है। तो अगर किसी भी तरह का कोई व्यापार हो रहा है वो किस में लिखा जाएगा, करंट अकाउंट में। तो क्या क्या चीज़ें हैं साहब, एक तो सर ट्रेड है, हाँ ट्रेड, और एक क्या है, ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट, ये दो चीज़ें हैं इसके अंदर। और ये तो करंट अकाउंट में। और एक बनता है कैपिटल अकाउंट, उसमें लिखा जाता है मनी, पैसा, स्टॉक, बॉन्ड, गवर्नमेंट डेब्ट। क्या क्या लिखा जाता है उसमें, स्टॉक, मनी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और डेब्ट्स। ठीक है। अब जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं, मतलब सारी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना तो वो भी सही संभव है नहीं, है ना। तो इसके लिए क्या है हमारे पास, वी हैव अ थर्ड एलिमेंट ऑफ बीओपी। तो हमारे पास एक थर्ड एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एरर एंड ओमिशन।
इसका मतलब अगर कोई ऐसा लेन देन जो होने से रह गया है या रिकॉर्ड करने से रह गया है, उसको हम इसके माध्यम से सुधार कर लेते हैं। क्लियर है कहानी? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब सिंपल सी बात है, हमारी जब अकाउंटिंग की बात चली रही है तो अकाउंटिंग हमारी किस फॉर्मेट पर बेस्ड होती है? टी फॉर्मेट पर। किस फॉर्मेट पर बेस्ड होती है? टी फॉर्मेट पर बेस्ड होती है हमारी अकाउंटिंग। तो अगर हमारी अकाउंटिंग टी फॉर्मेट पर बेस्ड होती है सर, तो एक डेबिट होगा और एक कौन सी साइड होगी? क्रेडिट साइड होगी। अब ये तो पता चल गया ना कि हमारा जो कैपिटल अकाउंट है और जो करंट अकाउंट है उनमें किन किन चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है। आप केवल एक बात ध्यान में रखो, जो हमारा करंट अकाउंट होता है उसके अंदर हम गुड्स का जो एक्सचेंज हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज का, और दूसरा जो है ट्रांसफ़र पेमेंट जो हो रहे हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं। उसको क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे क्या? इतनी बात ध्यान में रहेगी अपने? यस। अगर इतनी बात ध्यान में रहेगी तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर, इसके अलावा जितनी भी और बाकी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी जो रिकॉर्ड की जाती हैं, या कह लो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो जो रिकॉर्ड की जाती हैं, उनको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? कैपिटल अकाउंट में किया जाता है। क्लियर है कहानी? चलिए, तो अब डेबिट में क्या होगा और क्रेडिट में क्या होगा, अब ये समझ लेते हैं, है ना। डेबिट में क्या होगा और क्रेडिट में क्या होगा, तो चलिए उसको समझ लेते हैं। तो डेबिट साइड लिखा जाता है एनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन विच रिजल्ट्स इन आउटफ्लो, विच रिजल्ट्स इन आउटफ्लो। आउटफ्लो जा रहा है, क्या जा रहा है ना, पेमेंट किसी भी फॉर्म में, क्या पेमेंट, अगर किसी भी फॉर्म में पेमेंट हो रहा है, आपके पास से पैसा जा रहा है, तो आप किस साइड लिखोगे? डेबिट से। देखो इसी तरीके से प्रश्न बनता है ना, आगे हम वो भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्रश्न बनता है। तो अगर पेमेंट हो रहा है, पैसा गया, तो जब पैसा जाएगा तो वो किस साइड जाएगा? पैसा जाएगा तो किस साइड जाएगा? डेबिट साइड जाएगा, है ना। उल्टा, जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो जब पैसा हम बेचते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं ना उसको। जैसे मैंने मोहन को पैसे दिए तो मोहन डेबिट टू कैश या बैंक, यहाँ पर क्या करना है? डेबिट करना। क्लियर? तो पेमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट इन अ फॉरेन कंट्री। क्लियर है ये वाली बात? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट में क्या होगा? जाहिर सी बात है, क्रेडिट में क्या होगा? जो भी हमारी रिसीप्ट्स होंगी, दोबारा, जो भी हमारी क्या होंगी? रिसीप्ट्स होंगी, वो सारी की सारी कहाँ पर लिखी जाएंगी? क्रेडिट साइड में लिखी जाएंगी। एग्री विद दिस? यस, ठीक है। किसी भी फॉर्मेट में अगर अपने पास पैसा आ रहा है वो क्रेडिट होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हम कोई ऐसी बात डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि सर ये क्रेडिट, करंट अकाउंट का क्रेडिट के कैपिटल। अभी अपने को दो चीज़ें समझनी है, इनफ्लो और आउटफ्लो, दो चीज़ें होती हैं। अगर आउटफ्लो हो रहा है तो क्रेडिट होगा, मतलब पैसा जा रहा है तो डेबिट होगा, और अगर पैसा आ रहा है तो क्रेडिट होगा। इसमें कोई लॉजिक है ही, मतलब लॉजिक इन द सेंस कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। अगर आप इंपोर्ट करोगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो जितना ज़्यादा इंपोर्ट होगा उतना ज़्यादा आपका पेमेंट बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा पेमेंट रिसीव होगा। ये एक बहुत सीधी सी बात है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी मुझे बता भी दिया करो कि जो चीज़ें हैं वो हमें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, और अगर समझ में आती हैं ना तो उनको शेयर किया करो, है ना। एक चीज़ है, क्लियर है ये वाली कहानी? ये इस बात समझ में आ गई। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं FDI, एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको बोलते हैं हम FPI। क्लियर है कहानी? ठीक है। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, एक तो होता है FDI के रूप में और एक होता है FPI के रूप में, ठीक है। FDI में क्या इन्वॉल्व है? जिसमें हम पूरा का पूरा जो है कंट्रोल ले लेते हैं, प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस में, है ना। और पोर्टफोलियो में क्या है? केवल हमारी जो उसकी स्टेक्स है, माने जो उसकी इक्विटी है, उस पर हम कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? उसको हम कंट्रोल करते हैं। जैसे मान के चलो
कि कोई बिजनेस है, कोई किसी बिजनेस के ऑपरेशन में भी मेरा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो मैंने उसमें एफडीआई मान लेना है ना। और मैं केवल उसके जो ऊपरी निर्णय हैं, मतलब उसके ओवरऑल कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ कि हाँ भाई मैंने कंपनी के कुछ शेयर लिए हुए हैं, तो कंपनी ने मुझे बोर्ड ऑफ मीटिंग में बुला लिया है, तो उसमें वो मेरी सहमति या वोटिंग वगैरह चाहते हैं, तो बस मेरा उतना ही जो है इन्वॉल्वमेंट है कंपनी की एक्टिविटीज़ में, तो वो एफपीआई हो गया। ये बहुत सिंपल साधारण भाषा है, ठीक है साहब। अब आ जाते हैं करंट अकाउंट पे। करंट अकाउंट के जो कंपोनेंट हैं, वो पहला कंपोनेंट है ट्रेड इन गुड्स। अब ट्रेड तो दो तरह का होगा, या तो आएगा या जाएगा, मतलब या तो इंपोर्ट होगा या एक्सपोर्ट होगा, है। करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, यहाँ पर इस चीज़ का जिक्र हो रहा है ना। ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रेड इन सर्विसेज मतलब जैसे मान के चलिए कोई नेट फैक्टर इनकम है, क्या है, नेट फैक्टर इनकम है ना, प्रोडक्शन से, या क्या है हमारा, एक सेकेंड, नेट फैक्टर इनकम है ना। इसको इस तरह से समझो, इसमें क्या शामिल है, लेबर, लैंड और कैपिटल। भाई हमारे 4 फैक्टर पेमेंट होते हैं ना, 4 फैक्टर्स होते हैं ना प्रोडक्शन के। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, 4 होते हैं, क्या क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। उनसे जो फैक्टर इनकम मिल रहा है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, है ना, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेज, ये 4 चीजें मिल रही हैं। नेट इनकम फ्रॉम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, वेजेस हो गया। नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, जिसमें इंटरेस्ट और प्रॉफिट शामिल होगा, डिविडेंड शामिल होगा, है ना। अब इसके बाद नॉन फैक्टर इनकम कौन सी होती है, जैसे शिपिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, सॉफ्ट, इनसे भी तो पैसा आ रहा है। अरे इनसे भी तो पैसा आता है, नहीं आता भी। मैं अगर मान के आपने जब बहुत सारे आप जगह जगह पर घूमे होंगे, तो आप जब कहीं जाते हो तो उसमें 2 एंट्री टिकट होता है, तो उसमें लिखा होता है ना कि फॉरेनर्स के लिए इतना पेमेंट करना और नॉन फॉरेनर्स को इतना पेमेंट करना। तो जो फॉरेनर्स इंडिया घूमने के लिए आ रहे हैं, उनसे तो पैसा आ रहा है ना, वो पैसा कहाँ जाएगा, यही तो रिकॉर्ड होगा। क्लियर है, क्लियर हो गई बात। इसके बाद ट्रांसफर पेमेंट, जैसे गिफ्ट्स हो सकते हैं, रेमिटेंस हो सकती हैं, ग्रांट्स हो सकती हैं, डोनेशंस हो सकती हैं, है ना। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो ट्रांसफर पेमेंट, ये हमने नेशनल इनकम में भी पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लेना, पीछे हमने सारा कुछ जो है बहुत डिटेल्ड में डिस्कशन किए हैं हर एक टॉपिक को, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ है, और चाहे वो इकोनॉमिक्स है। बिजनेस स्टडीज़ के कुछ कॉन्सेप्ट्स रह रहे हैं, वो हम आगे कभी डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी हम केवल एमसीक्यू पर कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। एमसीक्यू में तो मैं आपका सारा कुछ जो है ऐसा बिल्कुल निचोड़ करा दूंगा कि मोस्ट प्रोबेबली आपके क्वेश्चन सही ही जाएंगे, 95 to 98% तो मान करके चलो, है ना। अगर आपने कॉन्सेप्चुअली उनको बहुत अच्छे से समझा होगा इन क्लासेस के साथ, है ना। 3 चीज़ें मैंने बता दी साहब। कौन कौन सी बताई हैं सर आपने, एक तो मैंने ट्रेड बताया है, एक मैंने ट्रेड इन गुड्स बताया है, एक मैंने ट्रेड इन सर्विस बताया, और एक मैंने ट्रांसफर ऑफ पेमेंट बताया। ये 3 चीज़ें बताई, और तीन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं ये भी मैंने आपको बताया है। बोलो यस और नो। यस सर, क्लियर कहानी। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई अगर दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आ जाओ आगे। तो करंट अकाउंट में 3 चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी, वो ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विस और ट्रांसफ़र पेमेंट। इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। इसमें नेट फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम आती है। नेट फैक्टर इनकम में कंपनसेशन और नेट इन्वेस्टमेंट, और इसमें शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कुल मिलाकर के फैक्टर इनकम में फैक्टर इनकम जाती है। नॉन फैक्टर इनकम में बाकी सारी चीज़ें आती हैं, ये ध्यान में रखना। इसमें गिफ्ट, रेमिटेंस, ग्रांट्स और डोनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद आ गया बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, है ना। करंट अकाउंट तो बना लिया, तो इसका बैलेंस कैसे निकलेगा समझेंगे। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड बैलेंस के रूप में, या बैलेंस ऑन इनविजिबल्स के रूप में समझेंगे। तो सबसे पहले BOT या ट्रेड बैलेंस समझ लेते हैं। ये क्या है, ये जितना भी हमने एक्सपोर्ट किया है और जितना भी हमने इंपोर्ट किया है ड्यूरिंग अ ईयर, उसका क्या डिफरेंस है।
मतलब अगर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, है ना। अब जैसे ये विजिबल है ना, तो ऐसी इस इनविजिबल है, ऐसी इसको विजिबल भी बोल देते हैं, बैलेंस ऑन विजिबल या विजिबल ट्रेड। गुड्स तो आती जाती दिखाई देती है, ऐसा थोड़ी है कि गुड्स आती जाती दिखाई नहीं देती हैं। हो सक ऐसा होता है कि गुड्स ट्रेड तो कर रही हैं सर पर दिख नहीं रही हैं, ऐसा तो नहीं होता। क्लियर हो गई बात, आ जाओ आगे। अब एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स इट एंटर्ड एज अ क्रेडिट आइटम। एक्सपोर्ट को हम किसके रूप में रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट आइटम के रूप में। पेमेंट करना है क्योंकि, सॉरी, क्रेडिट आइटम इन बीओटी। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज एंटर्ड एज अ क्रेडिट आइटम। एक्सपोर्ट, जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो उसको जो करंट अकाउंट है उसमें बीओटी में हम क्या करेंगे? बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, एज इट लीड्स टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्योंकि हमारी कंट्री में क्या आ रहा है? फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। जबकि इंपोर्ट को जो है हम किसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। वही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो बीओटी को क्या कह सकते हैं? बैलेंस व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर इक्वल टू द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये क्या होगा? इक्वल होगा। सरप्लस में कब होगा? जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा। और डेफिसिट कब होगा? जब एक्सपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट ज़्यादा होगा। सीधी बात है। अगर आप माल बेच ज़्यादा रहे हो और ख़रीद कम रहे हो तो पैसा ज़्यादा आएगा, और अगर आप खरीद ज़्यादा रहे हो, बेच कम रहे हो, माल खरीदा मैंने 50,000 का, माल बेचा मैंने 20,000 का, तो 30,000 का तो नुकसान हो गया ना देश को। क्लियर है? इसीलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को भारत के अंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि हमारा जो बर्डन है वो क्या हो सके? कम हो सके। क्लियर है? अच्छा, एक होता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल। अब इसमें दो चीज़ें हैं। करंट अकाउंट क्या है? व्हेन रिसीप्ट ऑन करंट अकाउंट आर इक्वल टू द पेमेंट ऑन द करंट अकाउंट, और सरप्लस, वही देखो इसमें बेसिकली सर्विसेज आती हैं। क्या आती हैं? सर्विसेज आती हैं, या ट्रांसफर पेमेंट आते हैं। तो इक्वल कब होगा? जब पेमेंट और रिसीप्ट्स बराबर होंगी। पेमेंट ज़्यादा है, रिसीप्ट्स कम है, डेफिसिट होगा। रिसीप्ट्स ज़्यादा है, पेमेंट कम है, सरप्लस होगा। क्लियर कहानी? यहाँ तक कोई बात ऐसी जो समझ में नहीं आई हो? ये डेफिसिट हमने वही चीज़ की है, ठीक है। CAD का फुल फॉर्म क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट, है ना। CAS सरप्लस, ठीक है ना। क्लियर है? चलो, एक तो हमने बैलेंस ऑन ट्रेड अकाउंट क्या है, और एक बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, ये दो चीज़ें हैं। इसमें क्या है? डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो, जो विजिबल गुड्स हैं उनका इनफ्लो और आउटफ्लो जो है कंसिडर किया जाता है। बैलेंस ऑन करंट अकाउंट में क्या है? इट इज सम टोटल ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल। मतलब इसके अंदर विजिबल और इनविजिबल दोनों चीज़ों के इनफ्लो और आउटफ्लो को शामिल किया जाता है। बोलो ये हाथ, मेरे ख्याल से इसमें ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। अभी तक हमने यही पढ़ा है, ठीक है। दो चार चीज़ें हैं कि भाई अगर ट्रेड हो रहा है, विजिबल गुड्स हैं तो बैलेंस ऑन ट्रेड, और अगर विजिबल और इनविजिबल है तो बैलेंस ऑन करंट। क्लियर कहानी साहब? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बता देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके करंट अकाउंट हो गया, अब कैपिटल अकाउंट समझते हैं। कैपिटल अकाउंट में अगर हम समझें तो हमने क्या करा था, क्या बातें डिस्कस करी थी हमने, कि इसमें फाइनेंशियल एसेट्स को इंक्लूड किया जाता है। किसको इंक्लूड किया जाता है? फाइनेंशियल एसेट्स को। सर फाइनेंशियल एसेट्स कैसे? अब समझो ना, फाइनेंशियल एसेट्स कैसे? तो अगर कैपिटल का इनफ्लो हो रहा है, जैसे लोन्स रिसीव्ड हुए एब्रोड से, आपने एसेट्स सेल कर दी, या तो इनको कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है सर। इसका उल्टा कर दो, रीपेमेंट किया, पैसा गया, परचेज करी, तो आप इनको कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड। क्लियर कहानी? यस, सिंपल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है। पैसा आ रहा है तो क्रेडिट, पैसा जा रहा है तो डेबिट, ठीक है। मैं एक बार पीछे आ जाता हूँ ज़रा, यहाँ पर हमने एक चीज़ को डिस्कस किया था, और हमने यहाँ
पर क्या डिस्कस किया था, एक सेकेंड रुको। अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन रिकॉर्डेड आउटफ्लो जाना तो डेबिट साइड है, कोई जाएगी तो उससे पैसा आएगा। हाँ ठीक है भाई, कोई भी अगर ट्रेड हो रहा है, मैंने एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो एक्सपोर्ट उसी के अकॉर्डिंग, हाँ ठीक है, सही है ना। तो देखो सेम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ही लग रहा है, पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, और अगर पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड। सेम कहानी यहाँ पर भी वही है कैपिटल अकाउंट में कि साहब अगर इनफ्लो रिसीप्ट हो रही है तो क्रेडिट साइड में, और रीपेमेंट मतलब पेमेंट हो रहा है तो डेबिट साइड में। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, एक तो होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जैसे इक्विटी, री इन्वेस्टेड अर्निंग या डायरेक्ट कैपिटल फ्लोज, इस तरह से। इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आ गया, ऑफशोर फंड्स आ गया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। एक हो गई हमारी कुल मिलाकर के फाइनेंशियल एसेट्स आती हैं, एक्सटर्नल बोरोइंग्स हो गई, कमर्शियल या शॉर्ट टर्म डेप्ट, यहाँ पर समझो एक्सटर्नल असिस्टेंस में ये आ गया। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं, एक तो एफडीआई होता है और एक एफपीआई होता है, जो मैंने आपको बताया था। एफडीआई में इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एफडीआई आता है, इक्विटी कैपिटल आ गया, री इन्वेस्टेड अर्निंग आ गया कि कोई अर्निंग हुई उसको आपने वापस से री इन्वेस्ट कर दिया, और डायरेक्ट कैपिटल आ गया। ठीक है, जब जिसमें आप पूरा कंट्रोल ले रहे हो, जिसमें आप क्या कर रहे हो, पूरा कंट्रोल ले रहे हो। और ये क्या है, जहाँ पर आप केवल कंपनी की फाइनेंशियल एसेट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, लेकिन आपका उस पर पूरा कंट्रोल है नहीं। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई है? यस क्लियर है? तो अगर यहाँ पर बात समझ में आ गई, एक हो गया हमारा एक्सटर्नल बोरोइंग, चाहे एक्सटर्नल कमर्शियल हो चाहे शॉर्ट टर्म डेप्ट हो, या एक्सटर्नल असिस्टेंस हो गया, जैसे गवर्नमेंट एड हो गई, सरकारी सहायता, इंटर गवर्नमेंट मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल लोन, है ना, कि बहुत सारी सरकारों के माध्यम से जो है फंड इकट्ठा किया जाता है ना, उस तरीके से। अब आ गया बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट, अब इसका बैलेंस निकालना है ना, तो क्या होगा, इनफ्लो है ना आर इक्वल टू कैपिटल आउटफ्लो, कंडीशन इक्वल होगी। सरप्लस कब होगा, जब इनफ्लो ज़्यादा होगा, आउटफ्लो कम होगा। डेफिसिट कब होगा, जब इनफ्लो कम होगा और आउटफ्लो ज़्यादा होगा। ये आपने अभी तक पढ़ा। फॉरेन एक्सचेंज समझ आया, कोई भी करेंसी जो डोमेस्टिक करेंसी जो फॉरेन करेंसी के साथ एक्सचेंज होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, फिस्कल ईयर के दौरान जितना भी हमारा कंट्री में इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है। डेबिट क्या होता है, आप कोई भी रिजल्ट जो आउटफ्लो है वो डेबिट होगा और जो इनफ्लो में है वो क्रेडिट होगा, ये हमने पढ़ा। करंट अकाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज और ट्रांसफर पेमेंट्स आते हैं, और जबकि बीओटी में केवल विजिबल गुड्स आती है। कैपिटल अकाउंट में फाइनेंशियल एसेट्स आती हैं, और फैक्टर इनकम के अंदर हमारी फैक्टर इनकम्स आती हैं, और नॉन फैक्टर में रेस्ट ऑफ द थिंग्स आती हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड में मैंने आपको बता ही दिया, इनविजिबल आपको बता दिया। करंट अकाउंट सरप्लस डेफिसिट बता दिया गया। अगर आपका आउट जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है, और अगर आपका एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, ठीक है, करंट अकाउंट में विजिबल सारी चीज़ें जाती हैं। बैलेंस में क्या है, अगर आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ हमने पढ़ी थी, एक्सटर्नल असिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ लिया, और सरप्लस हम लोगों ने पढ़ लिया। ये चीज़ें आज हम लोगों ने क्या है डिस्कस कर ली। इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं, जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है, देखो, व्हाट डज द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो है वो क्या रिकॉर्ड करता है, क्या रिकॉर्ड करता है, गुड्स और सर्विस की और एसेट्स की ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, ट्रांजेक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज एसेट एंड लाइबिलिटी ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, या इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, या नन ऑफ दीज। ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड एसेट्स बिटवीन रेजिडेंट्स, नहीं,
नहीं, यस यही तो हमने पढ़ा था। इस तरह का क्वेश्चन जो है अपना बनता है। जैसे ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है? ट्रांसफर पेमेंट इन द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ, ट्रांसफर पेमेंट वो रिसिप्ट होती हैं विच आर द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री गेट फॉर फ्री, हाँ बिल्कुल वही होती हैं। इसमें गिफ्ट, रेमिटेंस, ग्रांट्स, डोनेशन होती हैं, यस बिल्कुल होती हैं। इसमें गिवन बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट सिटीजन लिविंग अब्रॉड, यस तो सारे ही सही हैं इसमें। क्लियर है? चलो इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं नया टॉपिक। ये आपका एक होल सोल जो है सारा फॉरेन एक्सचेंज और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट और ट्रेड जो हमने अभी डिस्कस किया है, ये आपका यहीं पर क्या हो जाएगा? शामिल हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की। देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? मैंने कहा कि मेरा जो 1 रुपी है दैट इज इक्वल टू $82, दैट इज इक्वल टू $82। तो इसे ही तो ये क्या है? ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है। अब ये दो तरह की होती हैं, एक तो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल और एक होती है मैनेज्ड फ्लोटिंग। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई है तो मुझे यस लिख देना कि मुझे भी पता चल सके कि आपके समझ में आ गई है या नहीं आ गई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अगर आपको फॉरेन से कोई भी ट्रेड करना है, घूमने जाना है, आपको वहाँ से कुछ खरीदना है, तो यू हैव टू, तो सबसे पहले आपको ना क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू कैलकुलेट योर एक्सचेंज रेट एंड यू हैव टू कन्वर्ट योर करेंसी इनटू द योर डोमेस्टिक करेंसी इनटू द फॉरेन करेंसी। आपको अपनी जो डोमेस्टिक घरेलू मुद्रा है, जैसे रुपीज़ है, जैसे मैं सिंगापुर जाना चाहता हूँ या यूएसए जाना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, तो मुझे उसके लिए वहाँ की करेंसी को क्या करना पड़ेगा? एक्सचेंज कराना पड़ेगा, है ना। अब समझो, समझते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है ना। ये ऐसी तो समझ में आएगा। इसको फॉरेक्स रेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? फॉरेक्स रेट भी बोला जाता है। पहली चीज़ ये क्या है? ये प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है इफ वी हैव टू पे 70 रुपीज फॉर $1, या मैंने उल्टा लिख दिया क्या? ओहो, $1 $82, नहीं $1 $82, $1 कितने रुपए? 82 रुपए। ठीक है, ये चलिए, है ना। तो फॉरेक्स क्या हो गया हमारा? 70 रुपीज, 70 पर $1। यस, ठीक है ना। बस इसके अंदर इतना ही है, इससे आगे हमें कुछ नहीं समझना। अब बाकी हम इससे आगे बढ़ेंगे। देखो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव कुछ नहीं आएगा, लिखो नहीं, अपने को कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना, जो पूछे कि हम बता सकें। और जैसे इसमें क्या होता है, क्या कौन कौन सी रेट होती हैं? तो फ्लैक्सिबल फ्लोटिंग होती है। फ्लैक्सिबल मतलब जो कॉन्टीन्यूसली क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। तो ये क्या है? इसको क्लीन फ्लोटिंग भी बोला जाता है ना। अब क्लीन फ्लोटिंग, अब आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी रेट होती है जिसमें सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन नहीं करता, वो चलने देता है मार्केट के बेसिस पर, उसमें उसका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो साहब वही फ्लोटिंग रेट होती है। वही क्या होती है? फ्लोटिंग रेट होती है। इससे ज़्यादा अपने को कुछ नहीं समझना है, ठीक है। तो इसमें कोई भी किसी भी तरह की ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन नहीं होती है, सेंट्रल बैंक का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। ये क्या होती है? ये अपने अकॉर्डिंगली क्या खुद से ही एडजस्ट होती रहती है। क्लियर है ये वाली बात? आ जाओ आगे। इसके बाद आता है डिमांड। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, है ना। अब अगर आप इंपोर्ट करोगे, माल ज़्यादा खरीदोगे, तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, आपको ज़्यादा फॉरेन करेंसी चाहिए। अगर आप ट्रांसफ़र पेमेंट करो तो आपको ज़्यादा फॉरेन करेंसी चाहिए। अगर आप विदेश में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ज़्यादा फॉरेन करेंसी चाहिए। बाहर घूमने के लिए जाते हो तो आपको फॉरेन करेंसी चाहिए। बाकी जो हम ट्रेडिंग करते हैं, है ना, ट्रेडिंग करते हैं ना, बहुत सारे लोग फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए? फॉरेन करेंसी चाहिए। तो एक जब हमें इन सब चीज़ों के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी।
है ना। अब नेगेट इनवर्स रिलेशन बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट। मान के चलिए, बहुत सीधी सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर हम डॉलर और रुपीज लेकर के चल रहे हैं, तो अगर डॉलर का प्राइस का जो एक्सचेंज रेट है वो 70 से 75 हो जाए, 75 हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि हमें ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। मतलब देखो, पहले $1 जो था वो 70 रुपये में आ जाता था, पहले मैं 70 रुपये देता था, $1 ले लेता था, अब मुझे कितना पे करना पड़ता है, 75। तो इसका मतलब है कि उसमें उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि वहाँ पर लेस आउटफ्लो होगा, किसका, फॉरेन एक्सचेंज का। किससे? फॉरेन इंडिया से। या आप ये कह लो कि जो फॉरेन एक्सचेंज है, मतलब डॉलर की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि कम लोग उसको एक्सचेंज कराना चाहेंगे कि भाई जब थोड़ा बहुत प्राइस कम हो जाएगा तब प्लान कर लेंगे, है ना। ये चीज़ होती है। सोर्सेज ऑफ सप्लाई और फॉरेन एक्सचेंज। अब पैसा, अब सर एक्सचेंज कर रहे हो, कैसे करोगे? एक्सचेंज कर रहे हैं ना, तो कैसे करेंगे? पैसा कहाँ से आएगा? डॉलर आएगा कहाँ से? तो आप एक्सपोर्ट करते हो, हाँ, तो आपको एक्सपोर्ट के रूप में क्या मिलेगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, हाँ होता है। फॉरेन टूरिज्म आता है, हाँ आता है, वो भी तो आपको डॉलर दे करके इंडियन करेंसीज लेते हैं। तो हर देश जो है कुछ जो फॉरेन करेंसीज हैं उनको इन्वेस्ट करके रखते हैं इन सब चीज़ों के लिए। इसके अलावा गिफ्ट्स होते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट्स होते हैं। देखो, जैसे हम एक्सचेंज करा रहे हैं तो हमें रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, उन्हें डॉलर एक्वायर करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ रहा है, डॉलर देना पड़ रहा है रुपीज़ एक्वायर करने के लिए। बात समझ में आ गई? क्लियर है? यस। तो जब हमारे देश के लोगों को डॉलर की रिक्वायरमेंट होगी तो सरकार के पास जो डॉलर है वहां से वो एक्सचेंज कर देगा, है ना। पॉजिटिव क्या है? उल्टा कर दो, है ना, कि भाई डॉलर जो है वो 75 से 70 आ गया, चीपर हो गया, तो डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। चलो आगे बढ़ो। नहीं सॉरी, अगर जैसे डॉलर का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन जो इंडियन रुपीस है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि इंडियन करेंसी क्या हो गई, चीपर हो गई है। इंडियन करेंसी क्या हो गई है, चीपर हो गई है। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, है ना। तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो हमारा एक्सपोर्ट है, लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? लोग ज़्यादा चीज़ों को खरीदने लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है फिक्स्ड। तो फ्लक्चुएटिंग में हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि सर फ्लक्चुएटिंग में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका किसी भी तरीके से कोई इंटरवेंशन नहीं होता। यस डेफिनेटली। अब इसमें क्या है, इसमें सेंट्रल बैंक एक्टिवली यूज इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू मेंटेन द ऑफिशियली डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट। इसका मतलब क्या है कि आपका जो दो करेंसीज हैं वो इजीली कन्वर्ट हो जाती है एक दिए हुए फिक्स रेट पर। क्यों? क्योंकि वो मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर रहे हैं। वो जो आरबीआई है, आरबीआई ने ऑलरेडी से इतना रिजर्व मेंटेन किया हुआ है कि वो अपनी तय की हुई रेट पर एक्सचेंज कर सकता है। क्लियर है कहानी? यस, एग्री। तो उसी को क्या कहा जाता है, फिक्स्ड कहा जाता है। राइट, ठीक है, आ जाइए आगे। डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अपनी वैल्यू, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, ये भी ध्यान में रखना कि अगर आपकी जो करेंसी है अगर उसमें डीवैल्यूएशन आ जाता है तो क्या होगा, डीवैल्यूएट कर देना, उसकी जो वैल्यू है उसको कम कर देना। अब गवर्नमेंट क्या करते, गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट बढ़ा दिया उसको, तो क्या होगा, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसका मतलब क्या है, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जो डोमेस्टिक करेंसी उसकी वैल्यू को कम कर देना, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, विद रिस्पेक्ट टू गिवन फॉरेन करेंसी। रिवैल्यूएशन क्या होता है, जैसे डिवैल्यूएशन होता है ऐसे रिवैल्यूएशन होता है ना। वो क्या कर देंगे, इसमें कॉस्टलियर कर देंगे, मतलब उसकी जो वैल्यू है,
उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको बढ़ा दिया जाएगा, उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अब एक होता है मैनेज्ड, एक ये क्या है, ये दोनों का मिक्सचर है। ये क्या है, ये दोनों का क्या है, मिक्सचर है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का भी और फिक्स्ड का भी। समझो इसको क्या है, द exchange rate is determined by the combined forces of demand and supply and foreign exchange but the central bank may intervene। अगर उसको लगेगा कि भाई मुझे अब इसमें घुस जाना चाहिए, मेरे बिना ये काम नहीं चलेगा, ये तो डॉलर जो करेंसी जो हमारी वो बेकार होती चली जाए, बेकार होती चली जाए, बेकार, मुझे उसको काबू करना पड़ेगा, तो वो घुस जाएगा। उसको बोला जाता है मैनेज्ड। साफ से पता चल रहा है। तो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है, इज द फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरवेंशन ऑफ सेंट्रल बैंक इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सिंपल। इसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डर्टी फ्लोटिंग। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि साहब का दूसरा नाम क्या है। किसी भी तरह का देखिए क्वेश्चन कोई भी बन सकता है, अगर अपने को पता होगा तो इजीली वो समझ आ जाएगा। एक तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अपन ने पढ़ा, रेट हम लोगों ने पढ़ा, फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट अपन ने पढ़ा, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट अपन ने पढ़ा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अपने ने पढ़ा, डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन और मैनेज्ड, जिसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है सर यहाँ से, देखो एक दो क्वेश्चन भी अपन लोग डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है। आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि किस तरह का क्वेश्चन बनता है। और सुभाष दे जी जो है, उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से बुक्स को फॉर्म किया है ना, कि उन्होंने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है। ये उन्हीं की बुक के पार्ट्स हैं, मतलब उनके द्वारा तैयार की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर पार्टिसिपेंट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कमर्शियल बैंक, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स या मॉनेटरी। सारे, सभी लोग, कोई नहीं बचता भाई, सब पार्टिसिपेट करते हैं। हम तुम सब जो ट्रेडिंग करते हैं वो भी तो करते हैं। पीपल डिमांड फॉरेन एक्सचेंज, क्यों डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वो इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, हाँ, क्योंकि वो परचेज करना चाह रहे हैं, हाँ, क्योंकि वो गिफ्ट्स भेजना चाह रहे हैं, हाँ। बोलो क्या दिक्कत आई कोई दिक्कत? एक और करेंगे उसके बाद खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, स्पेक्यूलेशन। क्या, स्पेक्यूलेशन। इसके बाद एक टॉपिक और है अपने पास, इसके बाद ये जो है आपका फॉरेन एक्सचेंज और बैलेंस ऑफ पेमेंट और ट्रेड तो हो गया है। फॉरेन एक्सचेंज रेट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। आजा भाई, आजा। एक क्वेश्चन और देखो, चलो इसका आंसर करना फटाफट से। इन अ डैश द सेंट्रल बैंक डू नॉट इंटरवेन। सेंट्रल बैंक किसमें इंटरवेन नहीं करता है, या ये भी आ सकता है कि वो रिजर्व मेंटेन नहीं करता है। कंप्लीटली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जिसको क्लीन फ्लोट। अब देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है ये लिखा आए, क्लीन फ्लोटिंग लिखा आएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे क्लीन फ्लोटिंग क्या होता है, या आपका लिखा आएगा डर्टी फ्लोटिंग, है ना। तो यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। तो ये आंसर विल बी दिस, आंसर विल बी दिस। यस, एग्री। चलें लास्ट टॉपिक, एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट। फ्री मार्केट में वो कैसे एक्सचेंज इफेक्ट और डिमांड और सप्लाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब बढ़ेगी, अगर हम इंपोर्ट करेंगे, परचेज करेंगे, तो या फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। हमारा स्पेक्यूलेशन बढ़ा देंगे, है ना, ट्रांसफ़र पेमेंट बढ़ जाएगा। उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, जब डिमांड इंक्रीज होगी तो उसका जो कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसको हम एक्सेस डिमांड के नाम से जान लेंगे, है ना। तो उसके इक्विलिब्रियम रेट को अटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी डिमांड को कम करना पड़ेगा, है ना। डेप्रीसिएशन, दैट इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। एक हमने पीछे पढ़ा था डिवैल्यूएशन, एक होता है डेप्रीसिएशन, दोनों में अंतर है। डेप्रीसिएशन मार्केट फोर्सेस के आधार पर होता है और डिवैल्यूएशन जो होता है वो सरकार करती है ना। ये भी ध्यान में रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। इफेक्ट क्या होगा, जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा और इंपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा। ये मैंने आपको इसके बेसिक फंडे बता दिए। नेशनल इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा,
एक्सपोर्ट राइज तो इंपोर्ट फॉल, नेट एक्सपोर्ट विल इंक्रीज, है ना। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इन नेशनल इनकम है उसमें कोई खास बदलाव नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेगी। सॉरी, एक मिनट, रुको, ये फ्लेक्सिबल में मैं फ्लो हो गया। ओह रुक जाओ। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट घटेगा, पैसा आएगा तो आपकी नेशनल इनकम बढ़ेगी, ये है कहानी। हाँ ये है कहानी। तो एक होता है डेप्रिसिएशन, एक होता है एप्रिसिएशन, ऐसे एक होता है डिवैल्यूएशन, एक होता है रिवैल्यूएशन। तो डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन सरकार करती है, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन जो है मार्केट करता है। ठीक है। सप्लाई पर क्या इफेक्ट, सप्लाई राइज इन एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कमिंग टू इंडिया, है ना। इफेक्ट क्या होगा, उल्टा कर दो, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, है ना। ये तो कर्व आपने पढ़े होंगे ना, आप रिलेट कर पा रहे होंगे अगर आपने पीछे की चीज़ें सही से पढ़ी हैं तो। इसको एप्रिसिएशन बोला जाता है, एक ये चीज़ है। इक्विलिब्रियम के लिए आपको कम करना पड़ेगा, यही कहानी है बस, फिलहाल तो इसमें यही है। ठीक है। तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और डिमांड क्या हो फॉर इंपोर्ट बढ़ जाएगी। इफेक्ट ऑफ नेशनल इनकम, एक्सपोर्ट कम होगा तो नेशनल इनकम भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन मेनली। और दूसरी चीज़ क्या है इसके अंदर जो जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो क्या है, पता है किसी को? एप्रिसिएशन, सॉरी हाँ, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन, है ना, ये चार चीज़ें हैं। What will be the likely effect of increased international traveling by Indians? तो डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज होगा, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट होगा। क्या इफेक्ट होगा अगर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बाय इंडियंस क्या हो जाए, बढ़ जाए, रुपीज कम हो जाएगा क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोनों, ये दोनों हैं। नेक्स्ट, flexible exchange rate resign when the price of domestic currency in terms of foreign currency decrease, it is called flexible exchange rate में प्राइस डोमेस्टिक करेंसी का फॉरेन करेंसी के मुकाबले क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डोमेस्टिक करेंसी रुपीज इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी डॉलर। एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बताओ। एप्रिसिएशन, चलो पता ही चली गया। चलो आज के लिए केवल इतना ही है। ये वाला एक क्वेश्चन और देख लो, ये भी मुझे अच्छा सा लग रहा है क्वेश्चन। क्या है, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड व्हेन इन कंट्री द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी राइजेस। जब डोमेस्टिक करेंसी का जो प्राइस है वो बढ़ रहा होता है तो नेशनल इनकम क्या होगी, डोमेस्टिक करेंसी राइज हो रही होती है। तो इसका मतलब है कि आपके रुपीज़ की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपका जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम कम हो जाएगी। ठीक है, बस ये आज के लिए केवल इतना ही है। बाकी मंडे से अपन लोग MCQ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को शेयर कर दो फटाफट से, ताकि सभी लोग कनेक्ट हो सकें और सभी लोग जुड़ जाएं। मिलेंगे आपसे मंडे एक नई सीरीज़ के साथ, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे MCQ क्वेश्चंस बेहतरीन वाले। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत।